चलिए, हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल गणित गुरुकुल ऑफिशियल में। दोस्तों, मैं आप सबों को आज जो पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ 12th क्लास वॉल्यूम फर्स्ट मैथ्स चैप्टर 3, जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त यार के साथ भेज दें, ताकि आपके साथ साथ उसको भी इस क्लास से लाभ की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ एनसीईआरटी का 12th क्लास का मैथ्स 3.1 एक्सरसाइज, जो आपका तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर में आपका जो तीसरा चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैं आज आप लोग को मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और हम लोग यहीं से शुरू करते हैं और आपका हर एक चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे जब तक का क्लास होगा। ऐसा नहीं कि रील के चक्कर में मत पड़िएगा कि मतलब लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो में फ़र्क इतना ही है कि हमेशा आदमी शॉर्टकट देखता है। शॉर्टकट देखने से आपका लाइफ सिक्योर नहीं हो पाएगा। इसीलिए जितना देर तक वीडियो चलेगा आप लोग वीडियो को धैर्यपूर्वक जरूर देखेंगे। तो चलिए, आज जो हम आप लोग को चैप्टर पढ़ाएंगे वॉल्यूम फर्स्ट 12th का वॉल्यूम फर्स्ट मैथ्स 12th क्लास का मैथ्स जो है आपका चैप्टर जो होने वाला है, चैप्टर होगा आपका 3। चैप्टर क्या होगा? 3 होगा। और तीसरा चैप्टर आपका कहलाता है मैट्रिक्स। बहुत ही मजेदार चैप्टर है ना मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ने से पूरा दिल और दिमाग पूरा फ्रेश के साथ साथ हैप्पी भी हो जाता है ना। तो मैं जिस एंगल में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स का सवाल बनाने से पहले मैं इसकी थ्योरी को जान लेता हूँ कि आखिर ये मैट्रिक्स का थ्योरी क्या कहता है और इसके हिसाब से इसका सवाल कैसे बनेगा। तो हम लोग पहले थ्योरी को जानेंगे, थ्योरी के साथ साथ अब हम सवाल को जानेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। मैं आपके बोर्ड पर पहले लिख देता हूँ थ्योरी, वो थ्योरी को आप लोग पहले उतारेंगे, फिर मैं समझाऊंगा और मैं आगे फिर बढ़ूंगा। तो आप लोग लिखेंगे। हो गया। हाँ, तो देखिए, ये हम आपका मैट्रिक्स क्या कहता है, मैट्रिक्स अपने आप में क्या बोलता है, आव्यूह क्या कहता है, तो मैं ये लिख दिया हूँ बोर्ड पे। अब मैं इसको समझा देता हूँ, फिर आप लोग बारी बारी से अपने कॉपी में उतारेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कहता है मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं आव्यूह। आव्यूह कहते किसे हैं? आव्यूह क्या अपने आप में बोलता है, वो चीज समझिए। आव्यूह कहता है, पहले डिफिनेशन को याद रखिएगा, संख्या समझ लीजिए, संख्याओं। अब संख्याओं बोलो, कौन सा संख्या? तो संख्या या तो वास्तविक होनी चाहिए या काल्पनिक होनी चाहिए। तो संख्याओं, इसीलिए हमने ब्रैकेट में लिखा वास्तविक या काल्पनिक, अथवा पोस्ट ब्रैकेट बंद है, अथवा फलनों के, कौन चीज के? फलनों के आयताकार सारणी को। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। कौन सा सारणी? आयताकार सारणी। आयताकार सारणी को ही हम आव्यूह कहते हैं। अब बोले तो इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आया? फिर एक बार समझिए, संख्याओं वास्तविक या काल्पनिक अथवा फलनों के आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टि कहते हैं। मतलब वो मैट्रिक्स के अंदर में जो भी मटेरियल होगा वो क्या कहलाएगा? आपका या तो अवयव कहलाएगा या प्रविष्टि कहलाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्या पूछता है कि संख्याओं के फलनों को क्या कहते हैं? आव्यूह का क्या कहते हैं? तो आव्यूह का क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं या प्रविष्टि कहते हैं। यहाँ से भी आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो रहा है, तो इस चीज को आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फिर हमने ये पॉइंट लिखे हैं, आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं। याद रखिएगा, मैट्रिक्स जो होता है ना, मैट्रिक्स को चाहे आप अल्फाबेट ए से लेके जेड तक कोई भी लीजिए, लेकिन उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किस लेटर से? कैपिटल। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, देखिए कैपिटल लेटर ए लिखे हैं, ए बराबर
अब ये बड़ी कोष्ट दिए हैं -2 5 0 √5 3 6। तो ये जो आपका ए बराबर है, तो देखिए मतलब हम यहाँ पर लिखे हैं अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षरों से सूचित करते हैं, बड़े अक्षरों से। तो बड़ा अक्षर यहाँ पर ए लिए हैं, मतलब ए से लेके जेड तक आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा वो कैपिटल होना चाहिए। तो ए बराबर ये हम मटेरियल दिए हैं। अब यहाँ पर ही समझिए, यही चीज बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं और बहुत टीचर भी कंफ्यूज करके बच्चे मतलब उस चीज को नहीं समझ पाते। तो इसीलिए ये चीज को समझिए। जैसा कि हमने ये लिखा ए बराबर बड़ी कोष्ट, याद रखिएगा बड़ी कोष्ट में -2 5 0 √5 3 6 है। अब याद रखिएगा ऐसे यदि हो जो इस लाइन में जा रहा है ना, ऐसे यदि जो हो तो उसको हम कहते हैं रो। क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। जिस तरह से हम लोग प्रेयर में बचपन में लगते थे ना कि ऐसे पूरा ये गया, फिर आगे से ये लाइन आया, फिर आगे से लाइन आया, तो ऐसे जो रहेगा रेखा, वो रेखा को कहते हैं रो। क्या बोलेंगे, रो। रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। याद रखिएगा रो को क्या बोलते हैं, पंक्ति। तो देखिए ऐसे है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे लाइन गया, ऐसे लाइन में -2 और 5 है, तो ये पहला रो हो गया आपका। मतलब इसके पास जितना भी संख्या हो, लेकिन अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये इसको रो कहते हैं। रो को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पंक्ति। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझिएगा। इसमें बोलेंगे हम कि कितना रो कितना कॉलम है, तो बोलिएगा पहला रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया आपका, तीसरा रो। तो इसमें कितना रो है, तो बोलेंगे 3 रो है, रो 1 रो 2 रो 3, यानी पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। अब हम बोलेंगे इसमें कॉलम की संख्या कितना है, तो देखिए कॉलम इधर से ये हो गया और ये ये हो गया। ऐसा वाला लाइन रो कहलाता है, ऐसा वाला लाइन क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहते हैं, रो को हिंदी में पंक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें कॉलम की संख्या कितना है, तो कॉलम की संख्या एक ये हो गया और ये हो गया, तो कॉलम की संख्या 2। याद रखिएगा रो को हिंदी में पंक्ति कहते हैं और कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहते हैं, COLUM। कॉलम को हिंदी में क्या कहते हैं, स्तंभ, स्तंभ, स्तंभ। कॉलम को हिंदी में स्तंभ कहते हैं, रो को हिंदी में पंक्ति कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो इसमें कितना रो कितना कॉलम है, तो रो की संख्या 3 है, 1 2 3 रो है, कॉलम की संख्या 1 और 2 कॉलम है। जैसे कि देखिएगा मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं। जैसे हमने b बराबर लिख लिया, क्या लिख लेते हैं हम, 3 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, इसके बाद क्या लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो, √2 लिख लो, 3 लिख लो, 8 लिख लो। मैं एग्जाम्पल स्वरूप समझा रहा हूँ आप लोग को, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, 7 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और बढ़ा देते हैं, मतलब यहाँ पर क्या लिख लें, 6 लिख लें, √3 लिख लें, 4 लिख लें। याद रखिएगा ये हमने एग्जाम्पल आपको दिया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसमें पूछेंगे कि इसमें कितना रो कितना कॉलम है, क्या बोलोगे भाई। तो देखो कॉलम जो होता है ना, हम क्या बताएं, ऐसे वाली लाइन में बांट देना है सबको, ऐसे वाला लाइन कॉलम होता, रो होता है, और ऐसे वाला लाइन कॉलम होता है। तो देखिए ऐसे में अगर हम देखते हैं तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया R1, रो को हम बोलते हैं R1 शॉर्टकट, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3। तो हम बोलेंगे इसमें कितना रो है, तो बोलोगे क्या, 3 रो है। कितना रो है, 3 रो है, यानी 3 पंक्ति है। अब हम बोलेंगे कॉलम कितना है, तो देखिएगा ये आपका ये इस लाइन में देखिएगा तो क्या हुआ है, ये इधर से हो गया 1, तो ये हो गया आपका कॉलम 1, ये हो गया आपका कॉलम 2, ये हो गया आपका कॉलम 3 और ये आपका हो गया कॉलम 4। कितना हो गया, तो कॉलम की संख्या क्या गो है, 4 गो, रो की संख्या क्या गो है, 3 गो। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। बार बार क्लास को देखिएगा, इससे आगे फिर हम लोग ये करते हैं, इससे आगे फिर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। इसको हम मिटा दें, ठीक। तो ये हमने लिख दिया है, 2 मिनट का टाइम देते हैं, पहले इसको आप लोग उतार लें, ठीक है। हो गया, चलिए अब मैं इसको
मिटा देता हूं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बस आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए, आगे हम क्या कहेंगे आपको। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे और अपने कॉपी में उतार भी लिए होंगे। अब हम आगे इसका पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने जान लिया कि रो और कॉलम के बारे में। रो और कॉलम क्या होता है, ऐसे वाली लाइन रो कहलाता है, ऐसे वाला लाइन कॉलम कहलाता है। एक चीज और आप लोग ध्यान दें, बोलिएगा कि सर अगर इस टाइप से रहे, मान के चलो ये हम दे देते हैं 3 2 5। अब इसमें बोलोगे कि सर इसमें बताइए कि क्या गो रो क्या गो कॉलम है, हो सकता है। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए देखिए। अगर हम ऐसे लिख दें, इसमें लिख दें कि 5 2 3 6, ठीक है। यदि हम इसमें पूछेंगे कि कितना रो कितना कॉलम है, तब क्या बोलोगे, तो देखिए रो, ये आपका रो में बांटा हुआ है 1 2 3 4, तो इसमें रो की संख्या कितना हो गया, ये हो गया R1, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका R3, ये हो गया आपका R4। तो कितना रो है, तो बोलोगे रो जो है क्या गो है, 4 है। और कॉलम, तो कॉलम देखो एक ही गुण है, इसके बाद ये जो कॉलम मेरा बना है, इसके बाद और दूसरा कॉलम नहीं ना बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो कॉलम की संख्या क्या गो है, एगो। तो कॉलम क्या गो हो गया, कॉलम क्या गो हो गया, एक हो गया। तो 4 रो और 1 कॉलम। हमें उम्मीद है कि अब भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको उतार दीजिए एग्जाम्पल में। तो देखिए, ये एग्जाम्पल मैंने एक और बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल ये दिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल सी बराबर क्या लिया, 1 + x। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है, हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं बोर्ड छोटा है, लेकिन आप लोग ध्यान पूर्वक इसको पढ़ें, अपना दिमाग को शांत करके, दिमाग को, दिल और दिमाग को स्थिर करके पढ़ाई करें केवल। 1 + x, ध्यान दीजिएगा, 1 + x, x³ 3 cos x, फिर यहाँ पर sin x + 2 और 10x। अब इसमें आप बताइए कि कितना रो कितना कॉलम है, तो ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया पहला रो और ये आपका हो गया दूसरा रो। तो रो की संख्या क्या गो है, ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो हम बोलेंगे इसमें कितना रो है, तो क्या बोलोगे भाई, 2 रो है, यानी 2 पंक्ति है। अब इसमें हम यदि बोल देंगे कॉलम क्या है, तो ध्यान दीजिए, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम और ये 3 कॉलम। तो कॉलम की संख्या कितना है, इसमें कॉलम की संख्या 3 है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ध्यान में सॉरी, यहाँ पर ऐसे होगा, तीसरा कॉलम, समझ में आ गया। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो कॉलम की संख्या 3, रो की संख्या 2। एक बात को याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए, खड़ी और पड़ी। अब बोलो खड़ी और पड़ी क्या है, तो खड़ी हो गया आपका कॉलम कहलाता है, जिसको स्तंभ कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि घर में जो स्तंभ होता है वो हमेशा क्या होता है, खड़ा रहता है, हमेशा क्या रहता है, खड़ा रहता है। तो स्तंभ हमेशा खड़ा रहता है। तो खड़ा वाला लाइन हो गया आपका क्या चीज, स्तंभ हो गया, अर्थात इंग्लिश में बोले तो कॉलम हो गया। और पड़ी लाइन जो है वो हो गया आपका क्या, पड़ी है मतलब ऐसे है, वो हो गया आपका रो मतलब पंक्ति। खड़ी और पड़ी, खड़ी मतलब कॉलम, पड़ी मतलब स्तंभ। खड़ी मतलब कॉलम, पड़ी मतलब क्या, पड़ी मतलब पंक्ति अर्थात रो। समझ में आ गया। तो ये हो गया पड़ी रेखा है, तो ये रो हो गया, जो खड़ी है वो स्तंभ हो गया अर्थात कॉलम हो गया। समझ में आ गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग ये भी समझ गए। तो यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, पंक्ति का अर्थ है सीधी रेखा। सीधी रेखा को हम क्या बोल सकते हैं, पड़ी रेखा भी बोल सकते हैं। पड़ी रेखा अर्थात सोया हुआ रेखा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो खड़ी रेखा या सॉरी पड़ी रेखा या सीधी रेखा, पड़ी रेखा या सीधी रेखा मतलब क्या, पड़ी रेखा या सीधी रेखा, याद कर लो, पड़ी रेखा या सीधी रेखा, पड़ी रेखा या सीधी रेखा अर्थात क्या, रो 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 मतलब पंक्ति। खड़ी रेखा, खड़ी रेखा मतलब क्या हो गया, कॉलम। खड़ी रेखा मतलब कॉलम, खड़ी रेखा मतलब कॉलम अर्थात क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉलम मतलब स्तंभ, कॉलम मतलब स्तंभ। खड़ी और पड़ी, खड़ी पड़ी, खड़ी पड़ी, खड़ी मतलब हो गया कॉलम, पड़ी मतलब हो गया पंक्ति। खड़ी मतलब कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ, और पड़ी मतलब रो, रो मतलब पंक्ति। समझ में आ गया। तो चलिए इसको नोट कर ले फटाक से।
हो गया, चलिए वेरी गुड। अब इसको हम मिटा रहे हैं। आज हम कोशिश करते हैं कि आप सबों का ये मैट्रिक्स का खत्म कर दे थ्योरी को, ठीक है। तो आप लोग बने रहेंगे। हो गया, चलिए। उसके बाद ये है कि इससे पहले जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया, उसी एग्जाम्पल को लेकर के मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि निम्न उदाहरणों में, अर्थात इससे पहले जो आप उदाहरण देखे, उदाहरणों में क्षैतिज रेखा आव्यूह की पंक्ति, क्षैतिज रेखा मतलब वही पड़ी रेखा, पड़ी रेखा को ही क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा आव्यूह की क्या कहलाता है? पंक्ति, अर्थात रो कहलाता है। और ऊर्ध रेखा, ऊर्ध मतलब खड़ी रेखा, ऊर्ध मतलब खड़ी रेखा जिसको स्तंभ कहते हैं, कोलम कहते हैं, ठीक है। और ऊर्ध्व रेखा आव्यूह के स्तंभ करते हैं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी जिंदगी में इसको उतार के रखना, ठीक है। आव्यूह की कोटि जो होता है, आव्यूह के स्तंभ और पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि क्षैतिज रेखा आव्यूह की क्या कहलाता है? तो क्या बोलोगे? पंक्ति अर्थात रो कहलाता है। ऊर्ध्व रेखा आव्यूह के क्या कहलाते हैं? तो स्तंभ कहलाते हैं। इस चीज को आप ख्याल रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट में, पंक्ति और स्तंभ आव्यूह की जान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ये लाइन कि पंक्ति और स्तंभ, ये बात हमेशा याद रखना। आज मैट्रिक्स चैप्टर में पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम हमेशा मैट्रिक्स की क्या होती है? जान होती है। हमेशा मैट्रिक्स की क्या होती है? जान होती है। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन यही है, क्या है कि रो और कॉलम यानी पंक्ति और स्तंभ आव्यूह की क्या होती है? जान होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं आव्यूह की कोटि क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि क्रम। तो एम पंक्तियों, एम पंक्तियों मतलब पंक्ति कोई भी ले लीजिए, पंक्ति मतलब रो, 2 3 4 5 2 3 6, कोई भी रो ले लीजिए, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि एम पंक्तियों, एम मतलब कुछ कितना भी हो आपका, तथा एन स्तंभों वाले आव्यूह को एम क्रॉस एन कोटि का आव्यूह कहते हैं। फिर से समझिएगा इस चीज को, एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाले, एन स्तंभों वाले फिर आव्यूह को एम क्रॉस एन कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसे कि जरा ध्यान दें, हम समझा देते हैं इसके जरिए एम और एन क्या है। एम और एन जो है ना, ये एम और एन आपका रो और कॉलम को दर्शाता है कि कितना रो हो, जितना कितना भी रो हो, कितना भी कॉलम हो। इस तरह से एक चीज हम बता देते हैं, मान के चलो 2 5 3 2 5 6, ये हमने मान के चले ले लिए, ठीक है। अब इसमें बताइए तो आप रो क्या है? 1 रो, 2 रो, 3 रो, ये R1, ये R2, ये R3। तो रो कितना है? 3 है। और कॉलम कितना है? तो कॉलम ये 1 और 2, कॉलम 2 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3 क्रॉस 2। ये तो 3 क्या कहलाता है? 3 हो गया एम और 2 क्या हो गया? एन हो गया। समझ में आ गया? तो यही कहा है यहाँ पर, एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाले फिर आव्यूह को एम क्रॉस एन कोटि का आव्यूह कहते हैं। तो यही हो गया एम क्रॉस एन। जिस तरह से एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे दूं, 5 6 3 2 1 4, ये मान के चलिए हमने ले लिया। तो अब इसमें ये बताइए कि ये रो कितना है? तो ये हो गया R1, ये हो गया आपका R2, हो गया ना। तो रो हो गया R1 और R2। तो रो यानी R जो हो गया, R मतलब रो, रो कितना हो गया? 2 हो गया। कॉलम देखो तो 1 2 3, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, अर्थात कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या कितना हो गया? कॉलम की संख्या 3 हो गया। तो ये जो रो हुआ, रो कितना? 2 रो हुआ, तो ये 2 हो गया आपका एम, और ये कॉलम मतलब सी कितना हो गया? 3, ये हो गया एन। समझ में आ गया? हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे बड़े अच्छे से। तो पहले इसको आप लोग नोट कर ले। एक बात आप लोग याद रखना, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमेशा जो कि 100% सत है, अपने जिंदगी में उतार के रखिएगा कि आपके जिंदगी में कोई भी क्यों न हो, कोई भी आपका अच्छा से अच्छा क्यों न हो, आपके अपना प्राइवेट आदमी क्यों न हो, निजी आदमी क्यों न हो, आपके शुभ चिंतक क्यों न हो, एक ना एक दिन वो अपना रंग जरूर दिखा देता है, ठीक है। एक ना एक दिन वो अपना रंग जरूर दिखा देता है। जब आपके साथ कोई विपत्ति का समय आएगा ना, जब उस विपत्ति में आप अकेले खड़े रहेंगे,
तब आपको पता चलेगा कि वो आदमी मेरे साथ क्या थे। ठीक है, कहने के लिए तो मैं ये है वो है आपके साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन आदमी की परख तब पता चलता है जब आपको विपत्ति में छोड़ करके, जब आप विपत्ति में अकेले रहेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। तो अब अपने आप को मानसिक तौर पर इतना मजबूत बना लीजिए, इतना मानसिक तौर पर मजबूत बना लीजिए कि आने वाले समय में या एनीबॉडी कहीं भी कभी भी यदि आप अकेले भी है ना, तो अकेले किसी से डट के सामना करने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर ऐसा बनाइए, डट के सामना कीजिए किसी से। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमेशा दूसरों पर निर्भर न रह करके पहले अपने आप पर डिपेंड हो जाए कि हम क्या है। पहले अपने आप को समझिए, हम क्या है, तब दुनिया क्या है। पहले अपने आप को वो स्ट्रांग लाइए, अपने आप में वो क्षमता जगाइए, तब आप दूसरे के ऊपर देखिए। दूसरा पर निर्भर होना कतई न कतई आने वाले समय में आपको वो गड्ढा में जरूर गिरा सकता है। इसीलिए आप जब अपने आप पर डिपेंड है, अपने आप को खुद में ताकत रखिए कि हम क्यों नहीं कर सकते। जब आप हैं तो आप ही सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाद बाकी आपका सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, हमें उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। और ये आपका पार्ट 1 मैट्रिक्स का पार्ट 1 थ्योरी था। मैट्रिक्स का फिर अगले वीडियो में पार्ट 2 मैट्रिक्स का ही थ्योरी दिया जाएगा। मुश्किल से आपका एक थ्योरी और होगा पार्ट 2, उसमें आपका थ्योरी ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 लेकर के आएंगे, मैट्रिक्स का ही पार्ट 2 लेकर के आएंगे। उस वीडियो को भी देख करके आपका ये क्या बोलते हैं थ्योरी चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज की सवाल की ओर वीडियो बनाएंगे और वीडियो आप लोग देखिएगा। और ये याद रखिएगा कि जितने भी है ना, इसको हमेशा एक एक पॉइंट्स को नोट करते चलेगा अपने कॉपी में। मैं बहुत ही बारीकी तौर पर पढ़ाया हूँ। आते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।